welcome back to our very own station of Technomaths 24/7, and today we are with our third video of Indian economics, and our first chapter which we are studying is Indian economy at the eve of development. So our today's topic is characteristics of industrial sector. We have read about the features of agriculture system, challenges faced by Indian economy at the eve of independence, and now in our this video we will cover the industrial sector, that what were the difficulties faced by industrial sector, what were the things which were going on during the independence in industrial sector. So come on our first heading, which is downfall of Indian handicraft. हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही फेमस थी. हमारा इंडिया जो था अपनी हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए ही पूरी वर्ल्ड में जाना जाता था, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते थे वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मुलायम और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे. एंड साथ ही साथ जो उस पे क्योंकि हैंड वर्क होता था तो उसकी क्वालिटीज और बढ़ जाती थी और अच्छी हो जाती थी. सो अब जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैसे डाउनफॉल हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, इसे हम देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, पीपल्स वर फोर्स्ड टू इंड्यूस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि पीपल्स को फोर्स किया गया कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करो. यानी कि पीपल जो थे उन्हें मजबूर किया गया कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही काम करें. कैसे मजबूर किया गया, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने यूज की टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि दो तरीके से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को तोड़ा, डी इंडस्ट्रियलाइज किया. कैसे किया, फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. क्या किया उन्होंने, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया तो इंडिया के पास अपनी इंडस्ट्रीज रही नहीं गई जिससे वो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर कर पाए. उन्होंने क्या किया, इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, यानी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही बन सकते थे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस हो पाते थे. सेकेंड टॉपिक था डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन. तो किसके लिए मार्केट तैयार किया, ब्रिटेन के लिए, मतलब अपने गुड्स के लिए. क्या किया, यहाँ से हमारे इंडिया को क्या बनाया, रॉ मटेरियल का सप्लायर. यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए ब्रिटेन, ब्रिटेन गुड्स मैन्युफैक्चर किए अपनी इंडस्ट्रीज में, और वहां से जो फिनिश्ड गुड थे उसको ले आके वापस से इंडिया में सेल किया. यानी कि हमारे ही सामान हमें वापस लाके सेल किया. तो उन्होंने क्या किया, हमें तो रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, यानी कि हम कोई फिनिश गुड बना नहीं सकते, और जो हमारे रॉ मटेरियल से बना हुआ गुड्स था उसको लाके हमें ही बेच दिया. नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, यानी कि अब उन्होंने ट्रेड पॉलिसी में कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया. तो सबसे पहले क्या किया कि हमारे जो गुड्स थे, यानी कि उस पे फर्स्ट उन्होंने क्या किया, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू ब्रिटिश गुड, यानी कि जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से सामान जो आते थे, जो फिनिश गुड आते थे, उसकी सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी. यानी कि अब वो बिना किसी भी टैक्स के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारी इंडिया में आ सकते थे, हमारी कंट्री में आके सेल हो सकते थे. ठीक है, तो जो सामान ब्रिटेन से फिनिश गुड आया उसे कोई भी टैक्स की कोई जरूरत नहीं थी, कुछ पे नहीं करना था, सिर्फ लाके अपना सामान सेल करना था. देन टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ
उसके सारे टैरिफ हटा दिए, यानी कि वो जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे वो ब्रिटेन वालों को और चीपर हो गए, यानी कि हमने उसे 200 रुपए में बेचा और उन्हें वो गुड्स 200 रुपए में मिल गए, उस पर कोई टैक्स कोई टैरिफ कुछ भी नहीं लगा। सो थर्ड पॉइंट वाज हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के लिए तो हम फेमस थे, तो उन्होंने क्या किया, उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यानी कि अब उस पर 200% एक्सपोर्ट ड्यूटी डाल दी। तो हमारा जो 200 रुपए का सामान था वो कितने का हो गया, वो 800 रुपए का हो गया। अब हम अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बेचे तो भी हम उसे 800 में ही बेचना होगा। सामान कितने का था, 200 का, लेकिन बेचना कितने में पड़ा, 800 में। तो अब जब हम उसे सेल करते हैं तो नॉर्मल पब्लिक यानी कि अदर कंट्रीज की जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए उतना महंगा सामान अफोर्ड करना इम्पॉसिबल था, उतना महंगा सामान वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स होते थे उसको कौन यूज करता था, राजा महाराजा, यानी कि जो अदर कंट्रीज के किंग थे क्वीन थे वो लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को यूज करते थे बिकॉज ऑफ प्राइड, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी, इतने कॉस्टली थे वो कि उनको प्राइड महसूस होता था कि हमारे पास ये है। सो बिकॉज ऑफ प्राइड दे यूज्ड आवर हैंडीक्राफ्ट्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फिनिश्ड गुड की जो एंट्री थी उस पे से सारे टैक्सेस हटा दिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि उन्होंने जितने में बेचा वो हमें मिल गया। हमारे रॉ मटेरियल्स पे सारे टैरिफ हटा दिए, यानी कि मुफ्त में हमारे वो रॉ मटेरियल ले गए बिना किसी टैक्स के। तो किया क्या उन्होंने कि जब हम रॉ मटेरियल सेंड कर रहे थे तब भी हमें कुछ नहीं मिला, कोई टैक्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और जब फिनिश्ड गुड वहां से आए तो उनको जो टैक्स पे करने पड़ते वो भी हटा दिए गए। तो उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया, उन्होंने जितने में बेचा उतने पैसे उनको टोटल मिल गए। और क्या किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उस पे हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि हम उसको एक्सपोर्ट ना कर पाए। फिर हमारा आता है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हमारे पास बहुत इंडस्ट्रीज थी नहीं और न ही ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती तो इंडिया भी अपने कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चर कर सकता था। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडिया सेल्फ डिपेंड हो। सो उस टाइम बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां थी, इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि टेल्को, टेस्को और कुछ शुगर और सीमेंट फैक्ट्रीज थी जो हमारी इंडिया में अवेलेबल थी। फिर हमारा आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड। अब क्या होता था, जो ब्रिटेन से सामान बन के आता था वो तो मशीनों के द्वारा बना होता था, मशीन्स के थ्रू बना होता था। सो होता क्या था कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे वो हाथ से काम करके जिस गुड को 10 दिन में बनाते थे और उसी गुड्स को ब्रिटेन में मशीन से बना के 2 दिन में 2 घंटे में रेडी कर दिया जाता था। तो कोई भी इंसान इसी चीज को प्रेफर करेगा जो उसे जल्दी मिल जाए, क्योंकि अब हैंड से बनाई हुई चीजों को 10 दिन लग रहा है बनाने में और उन्होंने पहले दे दिया कि भाई मैं तुम्हें पहले दे दे रहा हूँ, ठीक। तो उनकी कंपटीशन किससे हो गई, मशीन मेड गुड से हो गई, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी और कम पैसे में काम कर रही थी। क्योंकि हमारे जब हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हाथ से काम करेंगे, उतना टाइम लगाएंगे, तब वर्क करेंगे, तो उस चीज की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। और मशीन से क्या हुआ, मशीन से वो मिनटों में तैयार हो गया।
तो हमारा कंपटीशन किससे बढ़ गया? मशीन मेड गुड से हो गया। फिर हमारा आता है लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर हो, वो सिर्फ ये चाहते थे कि इंडिया जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह जाए, यानी कि सिर्फ वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे, उसके पास कोई भी कैपिटल गुड्स कंडक्ट करने की कोई इंडस्ट्रीज ना हो। देन चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड, यानी कि अभी हमारी डिमांड ये है, बाद में बदल गई। सो होता क्या था कि सपोज हमारे पास डिमांड आई कि हमें राउंड नेक की टी शर्ट चाहिए। सो अब हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर लग गए राउंड नेक की टी शर्ट बनाने में। अब उसको क्या लगा, उसको 1 वीक लग गए राउंड नेक की टी शर्ट बनाने में। तब तक ब्रिटेन वालों ने मशीन से फटाफट राउंड नेक की टी शर्ट बना के बांट दी। अब जब हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स ने उन टी शर्ट को रेडी किया 1 वीक काम करके, तो पता चला कि डिमांड बदल गई। अब हमें राउंड नेक की टी शर्ट नहीं चाहिए, हमें वी नेक की चाहिए। तो क्या होगा, अब फिर से उन्हें वो वर्क करना पड़ेगा, फिर दोबारा वो वी नेक की टी शर्ट बनाएंगे और फिर डिमांड बदल जाएगी। सो इससे क्या हुआ, उन्हें हैवी लॉस होने लगा। क्यों? क्योंकि उनका उतना टाइम कंज्यूम होने के बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ओके, तो ये थी हमारी चेंज इन डिमांड, क्योंकि हमारी डिमांड जो होती है वो डे बाय डे फ्लक्चुएट करती रहती है। सो उससे रिगार्ड में हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स जो थे वो वर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका वर्किंग प्रोसेस बहुत ही स्लो था इन कंपैरिजन ऑफ मशीन मेड गुड्स। नाउ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे। सो हमारे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक अच्छा काम किया ये रेलवे हमें देके, बट उस टाइम पे इस रेलवे ने भी बहुत ही निगेटिव रोल प्ले किया है। जैसे कि उस टाइम में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाए तो, लेकिन सिर्फ अपने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी और को अलाउड नहीं था। वो सिर्फ उस पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे या फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। सो सपोज किसी गुड्स की डिमांड आई कि हमें इतना चाहिए, तो अब जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन वर्कर्स थे, उनको क्या लगता था, उस चीज को बुलक कार्ट पे या किसी अदर चीजों पे लेके जाने में, सपोज उन्हें अगर 200 किलोमीटर जाना है तो उन्हें 10 दिन लग जाते थे, 15 दिन लग जाते थे वहां पहुंचते पहुंचते, और वही काम बाय हेल्प ऑफ रेलवेज ब्रिटिशर्स वो ही सामान 2 घंटे में या 2 दिन में पहुंचा देते थे। तो हमें अब वो सामान जल्दी मिल रहा, तो हम ये चाहेंगे कि जितना जल्दी मेरी डिमांड पूरी हो जाए। तो इसमें क्या होता था कि हम उस चीजों को टाइमली उन तक डिलीवर नहीं कर पाते थे और ब्रिटिशर्स उन गुड्स को पहले उसे डिलीवर कर देते थे। सो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यूज किए। हमारा क्या किया, 2-fold डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारे इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और अपने मतलब इंडिया को अपनी ब्रिटेन का मार्केट सेटअप कर दिया। और क्या किया उन लोगों ने, हमारे गुड्स पे टैरिफ लगा दिए, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और रॉ मटेरियल से सारे टैरिफ हटा दिए, जिसे वो अपने ब्रिटेन लेके जाते थे उससे सारे टैरिफ हटा दिए, प्लस जो वहां से सामान आता था उससे सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दी और लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन बढ़ा, प्लस रेलवेज की प्रॉब्लम हुई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगा, डिमांड से जो चेंजेस हुए उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो थी वो डी इंडस्ट्रियलाइज होती गई और इसी वजह से
अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन से मजबूरी में जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे उन्हें शिफ्ट होके कहाँ आना पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आना पड़ा, यानी कि उन्हें भी कैश क्रॉप्स ग्रो करने पड़े। सो अब we will carry on our next topic in our next video. Thank you and keep watching.